बात सबसे पहले कर्नाटक के सीएम पर बने सस्पेंस की करेंगे, क्योंकि कर्नाटक के सीएम पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। मुख्यमंत्री का नाम का आज ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर कर्नाटक का सीएम कौन होगा। सस्पेंस अभी तक बरकरार है, लेकिन आज ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज हो सकता है। आपको बता दें कि आज खड़गे से मुलाकात होगी सिद्धारमैया की और शिव कुमार की। दोनों नेता 50-50 फॉर्मूले से सहमत नहीं है, ऐसी खबरें फिलहाल अंदर से निकल करके सामने आ रही हैं कि जो फॉर्मूला पार्टी की तरफ से तय किया गया है, आलाकमान की तरफ से तय किया गया है, लेकिन फिलहाल दोनों ही सिद्धारमैया हो या फिर डीके शिव कुमार हो, इस फॉर्मूले पर सहमति उन दोनों की नहीं नजर आ रही है। आज सुबह 11 बजे फिर सिद्धारमैया से खड़गे जो है मुलाकात करेंगे, डीके शिव कुमार से भी खड़गे की मुलाकात होगी। आज बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। डीके शिव कुमार का इस बीच बयान आया, उन्होंने कहा कि काबिल हूं तो जिम्मेदारी मिलेगी, विधायक जिसे चुनेंगे वही सीएम होंगे। अब से पहले जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें सभी विधायकों ने प्रस्ताव पास कर एक बात ये कही थी कि कांग्रेस अध्यक्ष इस पर जो फैसला लेंगे वो हमें मान्य होगा। अब ऐसे में एक बार फिर से विधायक दल की बैठक होनी है। उधर दिल्ली में भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और ऐसे में अब यही माना जा रहा है कि आखिर कौन होगा कर्नाटक का सीएम, सिद्धरमैया या डीके शिव कुमार, या फिर कोई तीसरा ऑप्शन क्या कांग्रेस अपनाएगी, क्योंकि इन दोनों को लेकर अभी तक माथापच्ची लगातार चल रही है। तो दोनों का नाम अभी तक फिलहाल मुख्यमंत्री की रेस में आगे था, लेकिन अब इस बीच एक तीसरा दावेदार भी सीएम की रेस में शामिल हो चुका है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी परमेश्वर ने अपनी दावेदारी पेश की है। पार्टी जिम्मेदारी देती है तो मैं संभालने को तैयार हूं, ये कहना है जी परमेश्वर का। तो कांग्रेस के सामने सीएम चुनने को लेकर फिलहाल मुश्किल जो है वो खड़ी हो रही है, क्योंकि अभी तक दो चेहरों पर, दो नाम पर माथापच्ची जो है वो आलाकमान के अंदर चल रही थी, लेकिन अब इस बीच के कर्नाटक का सीएम कौन होगा, सस्पेंस लगातार बरकरार है। सीएम की कुर्सी के दरअसल दो मजबूत दावेदार हैं, जिसमें पहला नाम आता है डीके शिव कुमार का, दूसरा सिद्धारमैया का। ये दो नाम जिन पर शुरू से ही चर्चा लगातार चल रही है। बिल्कुल, इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से डीके शिव कुमार ने कहा कि अब मुख्यमंत्री बनने का टाइम मेरा है, पार्टी मां हर जरूरत पूरी करती है, ये कहा गया है शिव कुमार की ओर से। उन्होंने ये भी कहा कि ना धोखा दूंगा ना ब्लैकमेल करूंगा। बिल्कुल, और साथ ही साथ लेकिन अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने यह कहा है कि विधायक जिसे चुनेंगे वही सीएम होगा। अखिल भारतीय वीरशैव महासभा ने कांग्रेस अध्यक्ष से मांग की है कि लिंगायत समुदाय के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मतलब कुल मिलाकर के कांग्रेस के सामने सीएम चुनने को लेकर फिलहाल मुश्किलें जो है वो खड़ी हुई नजर आ रही है। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। Whether they are favor or whether they are not favor, ours is a united house. Our numbers are 135 plus other independent associates. I don't want to divide anyone here. Whether they like me, whether they doesn't like me, I am a party president. Why should I cross my party line? I will not backstab also. I will not blackmail also. तो देखिए, अभी तक सस्पेंस बरकरार है कि आखिर कौन होगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री, डीके शिव कुमार या फिर सिद्धरमैया। लेकिन इस बीच अब तीसरा नाम भी आ गया है, तो फिलहाल आलाकमान ही तय करेगा कि किसे बनाया जाएगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर आप तक पहुंचा दें। तो बड़ी खबर, जापान का जल्द दौरा करेंगे पीएम मोदी। 19 से 21 मई के बीच G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम किशिदा फूमियो के निमंत्रण पर वो दरअसल हिरोशिमा पहुंचेंगे। पीएम G7 शिखर सम्मेलन में कई अहम विषय पर चर्चा की जाएगी। एक स्थायी गृह की शांति, स्थिरता और समृद्धि पर चर्चा होगी। बुनियादी ढांचा और विकास सहयोग पर भी चर्चा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर रहेंगे। 19 से 21 मई के बीच जापान के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी।
इस बीच खाद्य उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा पर भी चर्चा होगी। स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर भी चर्चा होगी। तो अहम खबर, बड़ी खबर, जापान के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 19 से 21 मई के बीच वो जापान के दौरे पर रहेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि पीएम किशिदा फूमियो के ने दरअसल निमंत्रण भेजा है, न्योता भेजा। उन्हीं के न्योते को स्वीकार करके G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 19 से 21 मई के बीच जापान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जापान के दौरे पर जाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं एक और अहम खबर का। आपको बता दें कि अरुणाचल के प्रतिनिधिमंडल से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। जनजातियों के सामुदायिक नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला है। बड़ी खबर है, अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। पीएम को अपनी गुजरात यात्रा का इस दौरान उन्होंने अनुभव भी बताया। अरुणाचल और गुजरात के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान चर्चा की। दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक संबंध पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान चर्चा की थी। बिल्कुल, तो जनजातीय प्रतिनिधिमंडल से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। बता दें आपको कि अरुणाचल के विभिन्न जनजातियों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। और इस दौरान जनजातियों के सामुदायिक नेता जो है वो अरुणाचल और गुजरात के बीच उनके कैसे संबंध है, इन संबंधों पर पीएम मोदी से उन्होंने चर्चा की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जनजातियों के सामुदायिक नेताओं से मुलाकात की है। इस दौरान उनकी गुजरात यात्रा के अनुभव और अरुणाचल और गुजरात के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध पर चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात पर प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की। विशेष रूप से केवड़िया और गिफ्ट सिटी की उनकी यात्रा के बारे में, यात्रा के अनुभव को प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध पर भी चर्चा की गई। इस मुलाकात को लेकर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि केंद्र सरकार के समर्थन से असम अरुणाचल सीमा विवाद जैसे कई लंबित सीमा विवादों का हल निकाल लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत के लिए आमंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएम ने प्रतिनिधिमंडल से इस बारे में भी बात की कि कैसे केंद्र और राज्य सरकार के समर्थन से अरुणाचल प्रदेश बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ी प्रगति कर रहा है। तो कई तमाम बातें थी, कई अहम मुद्दे थे जिनको लेकर आपस में बातचीत हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, मुंबई में बीजेपी करेगी राष्ट्रीय युवा संवाद। एक बड़ी खबर आपको बताई जा रही है क्योंकि 18 मई को राष्ट्रीय युवा संवाद में शामिल होंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा युवाओं से संवाद करेंगे और युवा पीढ़ी को देश हित से कैसे जोड़ा जाए, दरअसल इसी की कवायद इसके पीछे मानी जा रही है। और मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर सभागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम एकनाथ शिंदे भी राष्ट्रीय युवा संवाद में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस संवाद में शामिल होंगे। मुंबई में बीजेपी राष्ट्रीय युवा संवाद संगोष्ठी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना विचार रखेंगे। बिल्कुल, तो जेपी नड्डा युवा पीढ़ी से इस दौरान लाइव चर्चा भी करेंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो मुंबई में बीजेपी का राष्ट्रीय युवा संवाद है, करियर और भविष्य विषय पर संगोष्ठी होगी और विभिन्न स्टार्टअप के स्टॉल जो है वो यहाँ पर लगेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि ज्ञानवर्धक पुस्तकों की प्रदर्शनी भी यहाँ पर की जाएगी। विद्यार्थियों को ऋण प्रदान करने वाले बैंक के स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी देखिए इसमें अपने विचार रखेंगे। 18 मई को राष्ट्रीय युवा संवाद का आयोजन किया जाएगा।
और चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली खबर मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। दरअसल 17 मई से 1 जून तक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए नजर आए। 17 मई से 1 जून तक सभी जिलों में कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं। बिल्कुल, गौरव दिवस का आयोजन दरअसल किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। 17 मई से 1 जून तक सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दरअसल 1 जून को मनाया जाएगा भोपाल का गौरव दिवस और शहर में लाइटिंग कर इस उत्सव को मनाया जाएगा। लेजर शो के द्वारा भी राजा भोज का इतिहास दिखाया जाएगा। बिल्कुल, तो 17 मई को पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी में महिला सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के 33 हितग्राहियों को पट्टा मिलेगा और 18 मई को देवास जिले के सोनकक्ष में लाडली बहन सम्मेलन होगा। तो मध्य प्रदेश में सरकारी कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। 17 मई से 1 जून तक विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन जो है किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रमों की फिलहाल समीक्षा की है। तो कुल 1 जून को मनाया जाएगा भोपाल का गौरव दिवस। तो 17 मई से 21 जून तक विभिन्न जिलों में कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जांच की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। अडानी हिंडनबर्ग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। सेबी ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। बता दें आपको कि अडानी ग्रुप की जांच का मामला जो है वो तब सामने आया था जब अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की। अडानी ग्रुप की शेयरों में की जो कीमतें थी उन कीमतों में हेरफेर का आरोप लगा। अडानी ग्रुप पर टैक्स हेवन देशों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा है। तो अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में दरअसल सुनवाई नहीं हो पाई थी। सेबी ने जांच के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा। अडानी हिंडनबर्ग मामले में आज होने वाली ये जो सुनवाई है वो बेहद अहम है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की याचिका और दूसरी जनहित याचिकाओं पर समय की कमी के कारण मंगलवार यानी 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी थी और इसीलिए आज इस पर अहम सुनवाई होनी है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जांच पूरी करने के लिए कोर्ट से 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा था। और सेबी ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि उसने 11 देशों के मार्केट रेगुलेटर से संपर्क कर ये जानकारी मांगी है कि क्या अडानी ग्रुप ने अपने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध शेयरों के मामले में किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन किया है। नियामक ने कहा है कि किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विभिन्न स्रोतों से मिले दस्तावेजों का गहन विश्लेषण करना जरूरी होगा। तो अहम खबर, बड़ी खबर, आज अहम सुनवाई होने जा रही है इस पूरे मामले में। तो अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, चक्रवाती तूफान मोचा ने तबाही मचाई हुई है। चक्रवात मोचा से मुसीबत में है म्यांमार। बता दें कि तूफान से अब तक दरअसल 3 लोगों की मौत की खबर है। वहीं बंगाल के कोस्टल एरिया में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो तूफान मोचा अब बड़ी तबाही मचा रहा है। म्यांमार के तट पर तूफान ने दस्तक दी है और प्रभावित इलाकों में मुसीबत टूट पड़ी है। तूफान की चपेट में आने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस शक्तिशाली तूफान से बचने के लिए हजारों लोग मठ, पैगोडा और स्कूलों में शरण ले रहे हैं। म्यांमार के मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात मोचा की वजह से म्यांमार के रखाइन राज्य में सितवे कस्बे के पास 209 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तूफान पहले बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप से गुजरा, जिससे काफी नुकसान हुआ और कई लोग हताहत हुए। तूफान की वजह से तेज हवाओं ने कई मोबाइल टावर तोड़ दिए, जिससे अधिकांश क्षेत्र में संचार संपर्क टूट गया। चक्रवात के प्रभाव से हुई बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। निचले इलाकों में लोग अपने घरों में फंस गए, जिन्हें बचाने का काम फिलहाल वहां पर किया जा रहा है। तो चक्रवाती तूफान मोचा ने तबाही मचाई है। चक्रवात मोचा से मुसीबत में फिलहाल म्यांमार वासी जो है वो नजर आ रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे बात एक और अहम खबर की। नेपाल पुलिस ने फर्जी भूटानी शरणार्थी घोटाले के सिलसिले में काठमांडू के बाहरी इलाके से फरार सांसद बहादुर राय मांझी को गिरफ्तार किया है। राय मांझी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट से सांसद है।
रायमाझी गिरफ्तारी वारंट जारी होने के एक सप्ताह पहले से ही लापता थे। नेपाल के एक सुरक्षा अधिकारी ने सांसद रायमाझी की गिरफ्तारी की पुष्टि की। सांसद को गिरफ्तार कर पुलिस ने स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां पुलिस ने सांसद को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नेपाली लोगों को भूटानी शरणार्थी बताकर तस्करी किए जाने के इस मामले में पुलिस ने अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं। और बता दें आपको कि इसमें नेपाल के पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खंड समेत कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं, जिनको बताया जा रहा है कि इन सबका हाथ इसमें हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने फरार सांसद को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। फरार सांसद बहादुर को पकड़ा गया है। तो नेपाल में फिलहाल भूटानी का जो शरणार्थी थे, जिनको जगह दी गई थी, पनाह दी गई थी, उनका मामला गहराता जा रहा है। उधर झारखंड और महाराष्ट्र एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को मुंबई से गिरफ्तार किया। सोमवार को गैंगस्टर को मुंबई रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। उसे मुंबई कोर्ट के सामने पेश किया गया। आपको बता दें कि पिछले 9 सालों से अपराधी अमन श्रीवास्तव कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। झारखंड राज्य के अलावा कई राज्यों में भी अमन श्रीवास्तव के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। अमन श्रीवास्तव कई कंपनियों और कारोबारियों में आतंक का माहौल बनाकर लगातार रंगदारी की मांग करता था। तो कई आपराधिक वारदातों को इससे पहले वो अंजाम दे चुका है। झारखंड और महाराष्ट्र एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई करके इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुंबई से फिलहाल गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इससे पहले भी कई और आपराधिक वारदातों में इसका नाम शामिल था। और चलिए बढ़ते हैं आगे। बात जयपुर की से अहम खबर की। जयपुर में अपराधियों में भय कायम करने के लिए राजस्थान पुलिस एक बार फिर एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। पुलिस ने संपत्ति संबंधी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले और चालानशुदा बदमाशों पर शिकंजा कसा है। 2 दिन तक अभियान चलाकर सभी जिलों में 11,090 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की 2,312 टीमों ने कुल 8,459 जगह पर दबिश दी। इस दौरान 7,557 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान से संगठित अपराध को खत्म करने के मकसद से पुलिस ने खास अभियान और खास ऑपरेशन चलाया हुआ है। इसके तहत आपको बता दें कि एक साथ दबिश देकर बदमाशों पर कार्रवाई कर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और इस अभियान के तहत पुलिस अब तक 30,000 से ज्यादा बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। इस दौरान बड़ी संख्या में अवैध हथियार, नशे की खेप, अवैध शराब और नकदी भी जब्त की गई है। तो पुलिस लगातार अभियान में जुटी हुई है ताकि कोई भी अपराधी बच न पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में 9 जगह पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की ओर से ये छापेमारी की गई है। देश भर में 9 जगह पर सीबीआई ने कल छापेमारी की। तो लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की टीम ने मंगलवार को देश भर में 9 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें पटना, आरा, भोजपुर, दिल्ली और गुरुग्राम समेत कई जगह शामिल हैं। सीबीआई की यह छापेमारी बिहार के पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता के ठिकानों पर भी की गई और साथ ही आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के करीबी विधायक किरण देवी के पटना और आरा के घर पर भी सीबीआई ने दबिश दी। बता दें कि किरण देवी पूर्व विधायक अरुण यादव की पत्नी हैं और वहीं इससे पहले ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली, बिहार और यूपी समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। कल दरअसल ये छापेमारी की गई। और चलिए बढ़ते हैं आगे। गांजे की तस्करी पर रोक लगाने के लिए असम पुलिस लगातार कड़े कदम उठा रही है और जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस टीम को एक और बड़ी सफलता मिली है। मिली जानकारी के अनुसार गांजा तस्करी पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने 5 तस्करों को सोनितपुर जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 62.78 किलो गांजा बरामद किया। जब्त गांजे की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई। पकड़े गए आरोपियों की पहचान उमेश्वर पायेंग, कमल दास, गोविंदा दास, रफीक खान और मदन महानंदिया के रूप में की गई है। तो गांजा तस्करों पर असम पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। 62 किलो गांजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10 लाख के गांजे के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। असम के सोनितपुर से इन गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया।
अगली खबर सूरत से, जहां पर एक अनोखा स्कूल शुरू किया गया है। दरअसल सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ एक मोबाइल स्कूल की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि सूरत के अडाजन इलाके में प्रमुख स्वामी स्मृति विद्या मंदिर मोबाइल स्कूल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य सूरत में फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को शिक्षा देना है। इस बस को 8 लाख से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। आपको बता दें कि सड़कों पर रहने वाले वंचित बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक समूह ने एक बस को पोर्टेबल स्कूल में बदल दिया है। स्कूल को बेंच, कालीन, एक टेलीविजन, रोशनी, एक पंखे और इंटरनेट कनेक्टिविटी से सुसज्जित एक कक्षा, मोबाइल कक्षा में बदल दिया गया है। इस बस का इस्तेमाल फुटपाथ पर रहने वाले 32 बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि रोजाना 3 घंटे बस में क्लास भी लगेगी। सूरत में मोबाइल स्कूल की शुरुआत। फिलहाल इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।